देखो लास्ट क्लास तक हमने आयनिक बॉन्ड को समझा था, है ना। हमने ये भी सीखा था कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ कंडीशनें सीखी थी कि कब कब किन केसों में आयनिक बॉन्ड बन सकता है और किन केसों में आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो पहला केस था, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग क्या थी? पहला, मेटल और नॉन मेटल होने चाहिए बॉन्डिंग करने वाले, है ना। मेटल के सामने क्या रखा होना चाहिए? नॉन मेटल, पहला केस। दूसरा, मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? कम। और जो दूसरा नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, तभी एक आयनिक बॉन्ड बन सकता है। समझ रहे हो? फिर हमने अलग अलग केस देखे थे, NaCl बनाया था, KCl बनाया था, है ना। ये सब आयनिक कंपाउंड्स आपने बनाए थे। अब हेडिंग क्या डाली थी? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स ना, ठीक है। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला लिखो, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। These are soluble in water। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे NaCl है, नमक है ना, जो खाने वाला नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, आप जानते हैं इसके अंदर क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। समझ रहे हो? तो आयनिक बॉन्ड होने की वजह से जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं? पानी के अंदर। तो नमक को पानी में डालोगे तो घुल जाएगा, ठीक है। सपोज आप इसको पानी को इसके साथ मिलाओ, पानी के साथ इसको मिक्स करो, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, ये भी क्या एक आयनिक कंपाउंड्स, ये भी क्या कर लेगा? पानी के अंदर घुल जाएगा, ठीक है। ये क्यों घुलता है? एक रीजन मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज होती है उसको हम समझते हैं, दुनिया में आयनिक बॉन्ड वाली चीजें ही पानी में इसलिए घुलती हैं, है ना, और भी घुलता है पानी में, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड के पानी में घुलने की जो प्रोसेस है वो किसके बेस्ड है पता है? एक टर्म्स होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रटना नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है पता है किसी को? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं होता, एक आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आयन है उनको सेपरेट करने की एक पावर है। जैसे NaCl को अगर पानी में डालोगे ना बेटा, NaCl को अगर आप पानी में डालोगे तो पानी के अंदर एक ऐसी खासियत है कि ये क्या करेगा, पानी क्या करेगा, इस Na+ और Cl- को क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा। KCl को भी अगर पानी में डालोगे तो KCl भी किस में टूट जाएगा? K+ और Cl-। ये खासियत होती है, इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द एबिलिटी ऑफ व्हाट एनी कंपाउंड्स, सबकी किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकता है। तो सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का होता है, 81 होता है इसका, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब वो चीज या वो सॉल्वेंट की पावर बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो एक आयनिक कंपाउंड्स के अंदर के आयनों को क्या कर रहा है? अलग अलग कर दे रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दुनिया में सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है? वाटर का। कितना होता है? 81। पानी में कोई भी आयनिक कंपाउंड घोलो तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में सेपरेट कर देगा, ठीक है। चलो फिर एक तो खासियत है आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? पानी के अंदर घुलेंगे। क्यों? क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? बहुत हाई होता है, ये घोल देता है पानी को, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in aqueous as well as molten state, aqueous as well as molten state, good conductor of electricity।
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहां, इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म एज वेल एज मोल्टन स्टेट। सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब या तो उसको पिघला दो, मोल्टन स्टेट, या एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब पानी के अंदर डाल दो, वो एक्वस फॉर्म बन जाएगी। क्योंकि इस केस में क्या होता है ना बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए कंडक्ट नहीं करते क्योंकि जानते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। दिस इज NaCl, एक आयनिक कंपाउंड। आप जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आयन होते हैं उनके बीच कौन सा फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है। अब जब स्ट्रांग फोर्स है तो ये आयन सेपरेट नहीं होंगे। सॉलिड फॉर्म में क्या होंगे, आयन एक दूसरे से क्या होंगे, स्ट्रांगली फोर्स से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए या आयन फ्री होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए या आयन फ्री होने चाहिए, समझ रहे हो। तो सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स में क्या होगा, आयनों के बीच क्या होगा, स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स। अगर सॉलिड फॉर्म में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है तो ये आयन फ्री नहीं होंगे। अगर ये आयन फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को भी ये सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करेगा। सॉलिड फॉर्म में कब करेगा, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। या तो पानी के अंदर डालो तब भी आयन सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, या उसको हीट कर दो, मोल्टन स्टेट में ले आओ, पिघला दो, तब भी आयन सेपरेट हो जाएंगे। वो दोनों ही केसों में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट लिख लिया ना, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म एज वेल एज मोल्टन स्टेट, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में नहीं करता है, लिख दो तीसरा पॉइंट, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। लिखो, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म ड्यू टू नो फ्री आयंस, ड्यू टू नो फ्री आयंस, ड्यू टू नो फ्री आयंस। समझ रहे हो। अगला पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं Na+ और Cl- इनके बीच क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। जहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है उस बॉन्ड को तोड़ना क्या पड़ता है, टफ। जहां बॉन्ड तोड़ना टफ पड़ेगा उसको पिघलाना भी क्या पड़ेगा, टफ। पिघलाना टफ पड़ेगा मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई, समझ रहे हो। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट मतलब आयनिक कंपाउंड को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्यों देना पड़ता है, आप बोलना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत स्ट्रांग फोर्स है, ठीक है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लिख लेना, मेल्टिंग पॉइंट हाई ड्यू टू स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, कहां, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये रीजन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों है फिर आयनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच का अट्रैक्शन बहुत ही क्या है, स्ट्रांग है। या आप कह सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, जो पॉइंट लिखवा रहा हूं वो बहुत ही काम का है। अगला जो पॉइंट लिखवा रहा हूं काम का पॉइंट है, पॉइंट लिखो, फाउंड इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं जनरली, फाउंड
इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। सॉलिड स्टेट में भी एक क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में, समझ रहे हो। नमक क्या होता है, क्रिस्टलाइन। NaCl क्या होता है, क्रिस्टलाइन। KCl क्या होता है, वो भी क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्या होता है, कुछ नहीं, सॉलिड का एक टाइप है। क्रिस्टल दो, ये सॉलिड दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं ना, क्रिस्टल वो सॉलिड होता है जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। जैसे एक सॉलिड है, अगर उसके अंदर पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज हैं, वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। अगर पार्टिकल्स रेगुलर की जगह इररेगुलर तरीके से अरेंज हैं, तो उसको हम एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं कौन, आयनिक कंपाउंड्स। चलो इतना करो, फिर एक नई हेडिंग डालो, वो काम की चीज है और उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हेडिंग डालो लैटिस, LATTIC। जो मैं लिखवा रहा हूं ना अब, वो भी प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। अलग से हेडिंग डाल लो लैटिस, लैटिस। लैटिस कुछ नहीं है, ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें एक आयन के अराउंड दूसरा अपोजिटली चार्ज आयन अरेंज होता है। अगर मैं लैटिस की बात करूं तो दिस इज अ क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव आयन के अराउंड दूसरा नेगेटिव आयन क्या होगा, मतलब दो अपोजिटली आयन क्या होंगे, अरेंज होंगे। कहां, 3 डायमेंशन पे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की, तो NaCl में क्या है, एक Na+ और एक फॉर्मूले के अंदर एक ही Na तो नहीं होगा, बहुत सारे Na+ और बहुत सारे क्या होंगे, Cl-, एक ही पार्टिकल थोड़ी होगा। तो लैटिस कैसे बनेगा, देखो सपोज इसको मैं बना रहा हूं, तो इसके अराउंड क्या आ गया, Cl-, ठीक है, सपोज ऐसे दिखा रहे हो तो इसको। फिर इसके बाद क्या आएगा, Na+, ठीक है। फिर क्या आएगा, Cl-, रेगुलरिटी से जुड़ते हैं इसमें, Na+, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो लैटिस इज द क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर जिसमें एक पॉजिटिव आयन के अराउंड, ठीक है, कोई दूसरा अपोजिट आयंस क्या होगा, सराउंड होगा। जैसे Na+ के अराउंड Cl-, उसके अराउंड Na+, फिर Na के अराउंड Cl-, उससे कंपैक्ट होके एक लैटिस बनाता है, ठीक है। लिखो लैटिस इज द क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, रटना नहीं है, बस लैटिस को आप 12th में सीखेंगे डिटेलली, लेकिन मैंने बता दिया कि लैटिस इज द क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर जिसमें एक आयन के अराउंड कोई दूसरा अपोजिट आयन क्या होता है, सराउंड रहता है चारों तरफ, क्योंकि सेम आयन के साथ सेम चार्ज वाला आयन तो आ नहीं सकता। Na+ के साथ कोई नेगेटिव वाला ही आएगा, Na+ के साथ Na+ नहीं रह सकता, रिपेल होगा ना सेम चार्ज में। Cl- के साथ भी Cl- नहीं रहेगा, वो भी क्या करेंगे, रिपल्स। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक पॉजिटिव आयन के अराउंड दूसरा कोई नेगेटिव आयन क्या होगा, सराउंड, उसी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस। लैटिस लिख लिया, क्या लिखा था, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर इन विच two oppositely charged ions arranged in 3 dimension। लैटिस का हमेशा स्ट्रक्चर कौन होता है, 3D, 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट होता है इसमें पार्टिकल्स, 1D भी नहीं, 3 डायमेंशन समझ रहे हो, 3 एक्सेस होंगी, X Y Z, ठीक है। इन विच अपोजिटली चार्ज पार्टिकल अरेंज इन 3 डायमेंशन। रटना नहीं है, बस समझ लो इसको, लैटिस का मतलब क्या है, ठीक है। कुछ ऐसे होगा, मतलब है Na+, Cl-, 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 ठीक है। फिर क्या होगा, मान लो Na+ है, फिर Cl-, Cl-, Na+, ठीक है, Cl-, Na+, कुछ ऐसे चलते रहेगा, मतलब 3 डायमेंशन में चलेगा, एक प्लस के अराउंड दूसरा नेगेटिव, उसके नेगेटिव के अराउंड पॉजिटिव, ऐसे चलते रहे।
इसी के बाद क्या बनेगा, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस बोलेंगे। समझ रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या हो, NaCl क्या होता है, न्यूट्रल। बात समझ रहे हो बेटा? जैसे Na+ है, एक सिंगल फॉर्मूले में देखो, ये क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ये NaCl क्या होता है, एक न्यूट्रल ही तो है, चार्ज के हिसाब से न्यूट्रल है, जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस, तभी तो 0 आएगा। और पूरे लैटिस के अंदर भी वही होगा। मान लो 100 पॉजिटिव Na+ है, तो 100 नेगेटिव क्या होंगे, Cl-, तभी तो उसको NaCl बोलेंगे। अगर उसकी न्यूट्रलिटी चेंज हो जाएगी होगी तो उसको हम NaCl थोड़ी बोलेंगे, कोई नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ रहे हो? और कोई डाउट? चलो फिर अब हेडिंग डालो लैटिस एंथैल्पी। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना जो अभी करवा रहा हूं, लैटिस एंथैल्पी। यही एग्जाम में आता है आपका, पढ़ा है अपने लैटिस एंथैल्पी है? लैटिस एंथैल्पी, इसको आप लैटिस एनर्जी भी बोल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी, दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक होता है। पता है आपको कि इसके बारे में क्या होता है? हाँ, ये तो पता ही है लैटिस क्या होता है। लैटिस इज द क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज आयन के अराउंड कोई अपोजिटली नेगेटिव चार्ज आयन उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के अराउंड पॉजिटिव था। समझ लो, लैटिस बनेगा। लैटिस बनते टाइम एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान से बनना, जर्नल वर्ड में बोलूं, लैटिस बनते टाइम एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी बोलते हैं। समझ लो, जब भी लैटिस बनेगा उस टाइम एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, उसी रिलीजिंग एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। लेकिन स्टैंडर्ड टर्म्स में मैं इसको कैसे समझाऊंगा, ध्यान से बनना, ध्यान से बनना। जनरल मोटे मोटे अनुमान में तो वही बोल दिया आपने, लेकिन एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मैं इसको कैसे समझा रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या, लैटिस बनते टाइम जितनी एनर्जी निकलेगी, या आप कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड बनते टाइम जितनी एनर्जी निकलेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। समझ लो, NaCl बनते टाइम, NaCl इज द आयनिक कंपाउंड, दुनिया के कोई भी आयनिक कंपाउंड बनेंगे उस टाइम एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। लेकिन स्टैंडर्ड टर्म्स में मैं कैसे समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, इसको कैसे समझाऊंगा, 1 मोल, ध्यान से सुनना, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड, क्या लिखा है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड। कोई भी 1 मोल आयनिक कंपाउंड बना दो, उस टाइम जिस टाइम 1 मोल आयनिक कंपाउंड बन रहा होगा उस टाइम जितनी एनर्जी निकलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, देखो चलो फिर इसको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से। Na+ और Cl- कंबाइन होके क्या बनाएंगे, NaCl। समझ रहे हो? तो देखो ये कितने मोल है, अभी अगर मैं इसको समझाऊं, ये कितने मोल है, मोल यहां पर होता है एक बैलेंस रिएक्शन के अंदर। ध्यान से ना, जब भी आप एक बैलेंस रिएक्शन लिखोगे उस टाइम जो यहां पर नंबर, इधर पे नंबर या इस यहां पर नंबर होगी, उसी को उसका मोल बोलते हैं। तो सोडियम कितना मोल है अभी, 1 मोल, मतलब सोडियम आयन कितना मोल है, 1 मोल। क्लोरीन आयन कितना मोल है, 1 मोल। NaCl कितना मोल है, 1 मोल। तो यही है, तो यही तो है अभी डेफिनेशन, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनते टाइम, ये बन गया 1 मोल आयनिक कंपाउंड। 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनते टाइम जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। लेकिन आयनिक कंपाउंड कहां से बनता है, ये एक्वस फॉर्म में नहीं होते, गैसियस मीडियम लिया जाता है, मैंने कल भी बताया था। अब डेफिनेशन इसको देख के बताओ, इसको देख के डेफिनेशन कैसे बनाओ। 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनने के लिए
बनते टाइम, किससे? 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनते टाइम जितनी एनर्जी निकलेगी उसी को हम ये, या दूसरे तरीके से भी समझा सकते हो, जब भी 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा, किससे? गैसियस आयन से। 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा गैसियस आयन से। उस टाइम जितनी एनर्जी निकलेगी उसी को ही हम क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी या लैटिस। या दूसरे तरीके से भी समझाओ, कभी भी याद रखना, जितनी एनर्जी निकलेगी ना लैटिस बनते टाइम या 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनते समय, उतनी ही उस आयनिक कंपाउंड्स के आयनों को सेपरेट करने के लिए भी चाहिए होती। समझ रहे हो? आप दूसरे तरीके से भी समझा सकते हो। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर से, ध्यान से ना, दूसरे तरीके से मैं इसी डेफिनेशन को समझा रहा हूं। आयनिक कंपाउंड के अंदर से आयनों को सेपरेट करने के लिए, प्लस और माइनस आयन को सेपरेट करने के लिए जो आप एनर्जी दोगे उसको भी आप लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी बोल सकते। या भाड़ में जाइए, आयनिक कंपाउंड बनते टाइम जितनी एनर्जी निकलेगी वही लैटिस एंथैल्पी। या एक आयनिक कंपाउंड्स को उसके आयन में ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी आप दोगे बाहर से, उसको भी यही बोलेंगे। आयनिक कंपाउंड बनते टाइम जो एनर्जी निकलेगी वो भी यही, किसी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो आप बाहर से एनर्जी दोगे वो भी क्या होती है? ये होती है। किसी भी हिसाब से आप डेफिनेशन लिख लो, समझ रहे हो? पहले डिफाइन कर लो इसको, फिर समझ। हाँ, उल्टा कर दो, चाहे गैसियस आयन से ये बनाओ आयनिक कंपाउंड, उस टाइम जो एनर्जी निकलेगी वो भी यही होती है। या आप ऐसा बोलो कि आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए, मतलब इस आयनिक कंपाउंड को इसमें और इसमें ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी बाहर से दोगे उसको ही हम क्या बोलते हैं? लैटिस। डेफिनेशन समझ में आई क्या बोल रहे हैं? समझ, पहले लिख लो फिर आइडिया आ जाएगा। लैटिस एंथैल्पी के अंदर लिखो, लैटिस एंथैल्पी के अंदर लिखो, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड। लैटिस एंथैल्पी के अंदर लिखो, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड। लैटिस एंथैल्पी के अंदर लिखो बेटा, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक कंपाउंड, इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक कंपाउंड्स, 1 मोल आयनिक कंपाउंड्स by its gaseous ions, by its gaseous ions। गैसियस आयन का मतलब ये आयनिक कंपाउंड बनने से पहले ये गैसियस स्टेट में हो, ठीक है? मीडियम गैस लिया जाए, ठीक है? फुल स्टॉप। समझ गए लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या है? या इसकी उल्टी डेफिनेशन बोल दो, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के बाद, मतलब यह कह सकते हैं 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए किसमें? गैसियस आयन में, ठीक है? उस टाइम जितनी एनर्जी आप बाहर से दोगे वही क्या? लैटिस एंथैल्पी। जिस हिसाब से आपको समझना है, ठीक है? चलो फिर लैटिस एंथैल्पी समझ गयो, यूनिट लिख लो, किलो जूल पर मोल। एनर्जी तो है ये, यूनिट लिख लो लैटिस एंथैल्पी की, किलो जूल पर मोल। यूनिट भी आपको आनी चाहिए। यूनिट से भी समझो आप, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को बनते टाइम जितनी किलो जूल एनर्जी बाहर निकलेगी, समझ रहे हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी। या 1 मोल आयनिक कंपाउंड को, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके आयन में ब्रेक करने के लिए, आयनों को सेपरेट करने के लिए जितनी आप किलो जूल एनर्जी दोगे वही आपकी लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी है। दोनों एनर्जी की वैल्यू सेम होगी, ध्यान रखना। जितनी 1 मोल आयनिक कंपाउंड को बनते टाइम एनर्जी निकली होगी उतनी ही एनर्जी 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए चाहिए होगी। समझ रहे हो? जितनी निकलेगी उतनी उन आयनों को आयनिक कंपाउंड से सेपरेट करने के लिए चाहिए होती है। दोनों वैल्यू सेम होती है, समझ रहे हो?
ये ध्यान रखना। इतना कर लोगे। यूनिट और लैटिस एंथैल्पी क्या है, ठीक है, यूनिट किलो जूल पर मोल। अब हेडिंग डालो लैटिस एनर्जी, लिखो फैक्टर अफेक्टिंग द लैटिस एंथैल्पी, फैक्टर अफेक्टिंग द लैटिस एंथैल्पी। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग द लैटिस एंथैल्पी। एलई से दिखा रहा हूं मैं। पहला एक फैक्टर होता है, चलो भाड़ में जाए फैक्टर, डायरेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूं। जो लैटिस एंथैल्पी होती ना, वो चार्ज ऑन आयन अपॉन साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करती है। ये याद रख लेना। आयन, ये देखो चार्ज ऑन आयन, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आयन के ऊपर चार्ज बढ़ा, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। चार्ज ऑन आयन घटा, तो उस टाइम लैटिन एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी घटेगी। साइज ऑफ आयन बढ़ेगा, ये कम होगा। साइज ऑफ आयन घटेगा, ये बढ़ेगा। समझ लो, ये चीज समझ रहे हो, बस फिर काम खत्म। इसको लिख लो, फिर एक चीज मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये याद रख लेना, मैं दो फैक्टर अलग अलग नहीं लिखवा रहा हूं, इसको आप समझ लेना कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, इस पे समझ जाओगे आप। फैक्टर अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आयन के ऊपर कितना चार्ज है, अगर एक पॉजिटिव है, दूसरे में दो पॉजिटिव है, तीसरे में तीन पॉजिटिव है, उस केस में सबसे ज्यादा केस कहां होगी, 3 पॉजिटिव वाली। एक आयन छोटा है, थोड़ा बड़ा है, एक आयन उससे भी बड़ा है। छोटे आयन के केस के लिए ये क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूं, क्योंकि आयन छोटा होता है ना बेटा। जैसे साइज ऑफ आयन पर कैसे डिपेंड कर रही है मैं बता रहा हूं। देखो, दो बड़े बड़े आयन्स हैं, 4 बड़े बड़े आयन हैं, ध्यान से समझना, 4 बड़े बड़े आयन्स, ठीक है। इनको आप क्लोजली पैक ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, या 4 छोटे छोटे आयन्स को। दिमाग लगाओ, मतलब लैटिस एनर्जी पैकिंग पे डिपेंड कर रही है कुल मिला के। जितनी ज्यादा अच्छी पैकिंग होगी, जितने ज्यादा कोई पार्टिकल जितने ज्यादा क्लोज आएंगे, उतना, जैसे होता है ना, जैसे नींबू को निचोड़ोगे आप, जितना ज्यादा निचोड़ोगे उतना रस निकलेगा, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। यही हो रहा है यहां पर। पार्टिकल जितने ज्यादा क्लोज आएंगे, उतना ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, उतना ज्यादा रस बाहर निकलेगा। यही हो रहा है। पार्टिकल्स क्या है, बड़े बड़े, तो इनकी पैकिंग अच्छे से आप नहीं कर सकते। 4 मोटे आदमियों को पैक करना टफ पड़ेगा, और 4 छोटे पतले आदमियों को बहुत अच्छे से पैक कर सकते। 4 छोटी सी चौक जेब में डाल दूंगा, और 4 बड़े से बड़े पत्थर नहीं डाल पाऊंगा जेब। तो पैकिंग किसकी अच्छी होगी, छोटे पार्टिकलों की पैकिंग क्या होती है, बड़े के कंपेयर में अच्छी होती है। छोटे पार्टिकल बहुत ज्यादा पैक कर सकते, जितने अच्छे पैक कर सकते हो उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। समझ लो, तो यहां पर यही हो रहा है। पार्टिकल्स का साइज, मतलब आयन का साइज छोटा होगा तो पैकिंग अच्छी होगी, और पैकिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी, और जितनी ज्यादा बाहर एनर्जी निकलेगी उतनी लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हो रहा है यहां पर। ये छोटा होगा तो पैकिंग अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी इसके छोटे होने से, तो ये बढ़ेगा। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना। चलो इतना कर लोगे। चलो फिर इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलो फिर 4 एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे बताना अगर आपको ये समझ में आएगा कि लैटिस एंथैल्पी किन फैक्टरों पे डिपेंड कर रही है। तो 4 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। एक है आपके पास LiCl, एक है आपके पास NaCl, एक है KCl,
एक है, चलो इन तीनों में कंपैरिजन करो आप। लैटिस एनर्जी देखो, ये तीनों के तीनों क्या है? सबसे पहली चीज, लैटिस एंथैल्पी डिफाइन कहां होती है? आयनिक कंपाउंड के लिए, औरों के लिए नहीं होती। आयनिक कंपाउंड बनते टाइम जितनी एनर्जी निकलेगी वही आपकी लैटिस एंथैल्पी होती है, ठीक है। ये सबके सब क्या है? आयनिक कंपाउंड ही है, जानते हैं ना, मेटल नॉन मेटल से मिलकर बने हैं सभी। तो बताओ फिर लैटिस एंथैल्पी कहां पर सबसे ज्यादा होगी? जो मैंने करवाया था उस पर डिपेंड करो। चार्ज अपॉन आयन पे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एंथैल्पी, और आयन के साइज के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आयन का साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। आयन का साइज बड़ा होगा तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? कम। चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी, चार्ज घटेगा तो लैटिस एंथैल्पी घटेगी। वो जो मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा का मतलब समझ रहे हो? किस कंपाउंड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए है, इसका मतलब। इन तीन कंपाउंड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी आप किसको दोगे, इसका मतलब है लैटिस एंथैल्पी। इसको तोड़ने चला, इसको तोड़ने चला, इसको तोड़ने चला, किसमें? इनके आयंस पे। इसको तोड़ने चला Li प्लस और Cl माइनस, डिफरेंट। इसको तोड़ने चला Na प्लस और Cl माइनस, सेपरेट करना चाह रहा हूं। इसको तोड़ने चला K प्लस और Cl माइनस, अलग करना चाह रहा हूं। तो इन आयनों को, पर्टिकुलर कंपाउंड्स के अंदर से आयनों को सेपरेट करने के लिए जो आप एनर्जी दोगे, उसी को ही आप लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। किसको सबसे ज्यादा दोगे, मतलब किसके लिए लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? वेरी गुड। देखो केमिस्ट्री में ना जो चीज सेम होती है उसको इग्नोर किया करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? आप दोनों सभी आयन को मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। केमिस्ट्री में जो चीज कॉमन चल रही होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। देखो इन सब में कॉमन क्या है? Cl नेगेटिव। अगर Cl नेगेटिव कॉमन है तो इसके हिसाब से आप आंसर नहीं दे सकते। अब आंसर देना पड़ेगा Li, Na और K के हिसाब से। चार्ज के Cl को तो इग्नोर कर दो। अब देखो Li पे, Na पे और K पे चार्ज भी कॉमन है, मतलब आप चार्ज के हिसाब से भी आप आंसर नहीं दे सकते। समझ रहे हो ना? तो इस पे भी +1 चार्ज, इस पे भी +1 चार्ज, इस पे भी +1 चार्ज। तो लैटिस एनर्जी चार्ज के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज सेम है तो आपके हिसाब से लैटिस एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए? सेम नहीं, डिपेंड करेगा साइज पर। साइज देखो तो पूरी पीरियोडिक टेबल में लिथियम होता है, लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम। अब देखो साइज, किसका साइज छोटा होगा और किसका बड़ा होगा? सबसे बड़ा साइज लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में किसका होता है? पोटेशियम का। सबसे छोटा किसका? तो मैंने बोला ना, साइज छोटा होगा आयंस का तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। बस फिर लिथियम LiCl के केस में लैटिस एंथैल्पी क्या है? मैक्सिमम, थोड़ा कम। ये आपका नो नो नो, कर लोगे ना? कर लोगे? चलो फिर इसका ऑर्डर लिख लो, फिर नई टॉपिक से मिलते हैं। ये जो मैंने लैटिस एंथैल्पी करवाया ना, ये आज कर लेना अच्छे से। इसका मतलब क्या था? इरेज कर दूं? इन दोनों में बताना मुझे, LiCl सॉरी और MgCl2 में। ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स है ना। MgCl2 इज मैग्नीशियम क्लोराइड, इस पे +2, इस पे एक क्लोरीन पे -1 होता है। दो है तो -1 हो जाएगा। इन दोनों में बताओ किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है? सही बता दोगे तो इनाम। मुझे पता है गलत है, गलत होने वाला है।
है? रीजन भी चाहिए मुझे, रीजन चाहिए। आपने किस हिसाब से MgCl2 पे ज्यादा बोला? हाँ चार्ज, चलो आपने चार्ज के हिसाब से बोला ना, इस पे +2 होता है। आपने भाई, आपने किस हिसाब से इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा बोली? क्या बताओ बताओ? चार्ज, साइज वाइज कुछ नहीं देखा? क्योंकि लैटिस एंथैल्पी को तो दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं ना, एक साइज और दूसरा चार्ज। कॉमन चीजों को तो इग्नोर किया करते हैं, समझ रहे हो? कॉमन चीजों को क्या करते हैं? इग्नोर। कौन कॉमन कौन है इसमें? Cl। Cl और Cl के हिसाब से आप आंसर नहीं दे सकते, आंसर दोगे Li+ और Mg+2 से। पहला फैक्टर क्या देखेंगे? चार्ज, साइज नहीं देखोगे। मुझे इतना बता दो कि इन दोनों में साइज किसका बड़ा और किसका छोटा है? आंसर तो ठीक बोला, इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है LiCl से। बड़ा है तुम्हारा? नहीं है। लिथियम और मैग्नीशियम का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम सेम होता है। डायगोनल रिलेशनशिप सुना है आपने? एक नहीं सुना है तो सुन लो। लिथियम, सोडियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। आप जानते हैं कुछ, ये चार तो देखे ही होंगे आपने, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के। लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, इनका साइज बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। सुना है आपने डायगोनल रिलेशनशिप? नहीं सुना है? देखो आप जानते हैं ये एक ग्रुप में लिथियम और सोडियम, और ये ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है। यहां से यहां तक बढ़ रहा है, यहां से यहां तक घट रहा है। ये क्या कर दे रहे हैं? बढ़ना और घटना, कुछ ऐसा रिलेशन बता दे रहे हैं। इनका क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप होता है, साइज तो सेम होता है इनका, ठीक है? उतना नहीं होता है, अप्रोक्स सेम होता है, ठीक है? ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाएगा? घटेगा। यहां से यहां बढ़ रहा है, यहां से यहां घट रहा है, मतलब बैलेंस हो जा रहा है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? साइज क्या हो जाएगा? सेम। डायगोनल रिलेशनशिप, तो साइज सेम है। तो लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप है, तो साइज तो क्या है? लिथियम और मैग्नीशियम का सेम सेम। तो अब आंसर देंगे चार्ज के हिसाब से। आपने डायरेक्ट चार्ज देख लिया बिना साइज के, ठीक है? ध्यान रखना, दोनों फैक्टर को देखना, चार्ज और साइज दोनों को देखना है। जो कॉमन पड़े उसके हिसाब से आप आंसर नहीं देंगे। तो लिथियम और मैग्नीशियम साइज सेम सेम। अब कॉमन देखो, पहले केस में क्या था? क्लोरीन और क्लोरीन। इसी में देखो क्लोरीन और क्लोरीन क्या था? सेम आयन था, तो इग्नोर, उसके हिसाब से आंसर नहीं देंगे। लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप, साइज सेम सेम, साइज के हिसाब से आंसर नहीं देंगे। अब देखेंगे चार्ज के हिसाब से, +1 +2। जहां चार्ज ज्यादा होता है इनके ऊपर, लैटिस एंथैल्पी वहीं क्या होती है? ज्यादा होती है। इस केस में क्या है? MgCl2 की लैटिस एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है, ठीक है? चलो फटाफट से करो, फिर नए टॉपिक से मिलते हैं। और इसके बाद का जो मैंने टॉपिक डाला है, यूट्यूब में डाला है, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, देख लिया होगा आपने। हाइड्रेशन एनर्जी देख लिया था? क्या करते हो घर में? हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी, इसके आगे का टॉपिक है वो। लैटिस एंथैल्पी तो निकाल लेंगे ना, है ना? लैटिस एंथैल्पी एनसीईआरटी में प्रॉपर देख लेना, हर आयनिक कंपाउंड्स के लिए दी होगी, किसको बनने, किस आयनिक कंपाउंड को बनते टाइम कितनी एनर्जी निकल रही होगी, ठीक है? ये थोड़ी है आयनिक कंपाउंड्स।
पता नहीं कहाँ है तुम्हारे वहाँ हैं? कौन सा हाइड्रेशन नहीं आना चाहिए ना, फिर वैसे कह रहा हूं देख लेना उसको, इतना तो करवाया होगा, ठीक है, आना चाहिए, लेकिन जो मैंने करवाया वो भी आना चाहिए, देख लेना एक बार इन जनरल नॉलेज के लिए, इन फ्यूचर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो। अब हेडिंग डालो, नए टॉपिक से मिलते हैं जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में जितना मैंने करवाया वो कर लेना, एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, इतना। हेडिंग डालो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो आयनिक बॉन्ड में क्या था, वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होने से बन रहा था, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था आयनिक बॉन्ड्स के अंदर, समझ रहे हो, जैसे NaCl में था, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरा ही क्लोरीन को दे दिया था। मेटल नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनता है वही क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर वांसफर कुछ नहीं होता, यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वो भी म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। और शेयरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बॉन्ड कब क्यों बनता है, आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, चाहे आयनिक बॉन्ड बन रहा हो, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो, चाहे एक और बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड बन रहा हो वो इसलिए बनता है ताकि आउटर मोस्ट सेल मतलब बैलेंस सेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम कोशिश करेंगे, और ये बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही बनेगा भी, ठीक है। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखो, दिस बॉन्ड फॉर्म्ड, लिखो दिस बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। यहां पर ट्रांसफर नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब बॉन्ड बनाने के लिए मान लो दो एटम आ रहे हैं, ठीक है, ए और सपोज बी आ रहे हैं, जितना बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ला रहा होगा, शेयरिंग तो होगी, मतलब जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो इन दोनों का ही होगा, बीच में ही रहेगा। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब इक्वल शेयरिंग या म्यूचुअल शेयरिंग, बोथ का दोनों का मतलब सेम है। जितने बॉन्डिंग के लिए ये इलेक्ट्रॉन लाएगा उतने ही बॉन्डिंग के लिए दूसरा भी लाएगा, उन दोनों में क्या होगी, बॉन्डिंग, और क्या बन जाएगा, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग, और क्या बन जाएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग होगी, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ला रहा है तो एक ये लाएगा, क्यों, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आपका कुछ ऐसा हो, म्यूचुअल शेयरिंग है। मान लो दूसरा, अगर ए वाला 2 इलेक्ट्रॉन ला रहा है, बी वाला भी क्या लाएगा, 2, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल का मतलब तू जितने इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्डिंग बनाने के लिए मैं भी उतना ही दूंगा, यहां ये खेल चलता है, यहां ट्रांसफर नहीं चलता, इक्वल शेयरिंग चलती है। अगर मान लो तीसरा केस है, ए और बी, ये 3 ला रहा है, ये भी क्या लाएगा, 3, शेयरिंग करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है, 1 तूला 1 में लाऊंगा, 2 तूला 2 में लाऊंगा बॉन्ड बनाने के लिए, 3 तूला 3 में लाऊंगा, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कभी नहीं। जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी सिंगल बॉन्ड बनता है, अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 शेयर हो रहे हैं तो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, 3 हो रहे हैं तो ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं, कौन से, सिंगल, डबल या ट्रिपल। ये सिंगल, डबल या ट्रिपल किसके टाइप हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के ही क्या है, टाइप है। सिंगल बॉन्ड बोलो, डबल बॉन्ड बोलो या ट्रिपल बॉन्ड बोलो, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, सिंगल, डबल या ट्रिपल।
तो ये लिख लिया ना, ठीक है। ये लिखने के बाद दूसरा पॉइंट लिखो। जैसे आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बना था ना, ये नॉन मेटल का नॉन मेटल से बनता है बॉन्ड। नॉन मेटल आएगा, इधर से भी नॉन मेटल आएगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट। अगर से इधर से मेटल आ गया, इधर से नॉन मेटल आ गया, तो 100% आयनिक बॉन्ड बनेगा। मेटल इधर से नॉन मेटल आए, आयनिक बॉन्ड बनेगा। नॉन मेटल इधर से भी नॉन मेटल, क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा पॉइंट लिख लो, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स। हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स। चलो 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, फिर आगे करेंगे। जैसे ये है, हाइड्रोजन आया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। दूसरा हाइड्रोजन आया, ये देखो, ये दोनों ही क्या है? नॉन मेटल्स। आप जानते हैं हाइड्रोजन कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया, वो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करते हैं, वो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इनके पास एक ही सेल होती है, के सेल होती है इसके पास। फर्स्ट सेल ही तो है, इसके पास भी क्या होती है? फर्स्ट, एक ही सेल होती है। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखते। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास, हाइड्रोजन के पास क्या होती है? एक ही सेल होती है बेचारे के पास, तो ये मैक्सिमम 2 ही रख सकता है। तो ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा। तो डुप्लेट कैसे करेगा? एक है ना, देखो ये दोनों ही नॉन मेटल है, ये ऐसा नहीं करेगा, इसको नहीं दे देगा उसको डुप्लेट के लिए, ये नहीं बनेगा कभी। क्या किया मैंने, समझ रहे हो? 2 हाइड्रोजन आए, इसके डुप्लेट करने के चक्कर में इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये तो आयनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। क्योंकि जब भी नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल आता है, उस टाइम कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है यहां पर कुछ ऐसा खेल होगा, देखो, तू भी ला तू भी दे, शेयरिंग होगी। देखो क्या बना, दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। देखो हर रिंग के अंदर देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए देखें तब भी 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? ये बन गया, समझियो। मान लो एक दूसरा केस ले रहा हूं, हाइड्रोजन ऐसा बना, मान लो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सामने आए, दोनों ही नॉन मेटल, मतलब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देखने से पता चलना चाहिए कौन सा बॉन्ड बनने वाला है। नॉन मेटल मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलो, तो कितने होते हैं आउटर मोस्ट सेल में? आप जानते हैं 6 होते हैं। इसके भी कितने होते हैं? 6। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 बनाते हैं। कितने? 6। कितने चाहता है? और 2। इससे मांगेगा, शेयरिंग होगी, मांगेगा नहीं। इसके पास भी कितने? 6, बगल वाले से मांगेगा। 8-8 पूरे। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 2-2। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड आएगा, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहां पर रख देंगे। शेयरिंग इतना हुआ तो बचे कितने? पर्टिकुलर ऑक्सीजन के बाद 2 और 2 यहां रख दिए, इसके पास भी 2 पेयर इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। तीसरा केस नाइट्रोजन का है। सपोज नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन आया, ध्यान रखना, ये पहला केस था, ये दूसरा केस था, और ये तीसरा केस। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5, ठीक है, 5 होते हैं, और इसके भी क्या होंगे? 5 होते हैं ना। कितने चाहिए? 8 बनाएगा ना, तो कितना बनाएगा? 8। अगर इसको 8 बनाने हैं तो कितने चाहिए? 3। पर्टिकुलर को 3-3 चाहिए। कंप्लीटली ट्रांसफर तो करेगा नहीं, खाएगा क्या? इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8। अगर ये 3 उसको परमानेंट दे देता है, इस बेचारे के बाद बचेंगे कितने? 2। अगर वो परमानेंट दे देता है तो इसके पास बचेंगे कितने? 2। दोनों 8 बनाने की दौड़ में है। तो 8 बनाने के लिए एक ही काम है इसका, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? 5-5 दोनों के पास है, तो 3-3 की शेयरिंग होगी। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो सामने लिख दो, ताकि बॉन्ड बनाने में आसानी हो। ऐसे मजा आएगा जैसे लिखा है मैंने। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, आइडिया लग गया तो सामने लिख दो।
इसका जितने चाहिए वो सामने लिख दो, उसको जितने चाहिए सामने, बस फिर देखो 8 हो गए, और देखो इसके भी 8 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 3 बना क्या? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। बचे कितने? ये तो शेयरिंग में काम आ गए, बचे 2 और 2, 2 और ये आपका मैक्सिमम शेयरिंग तक काम बन गया। मैक्सिमम शेयरिंग 3 की हो सकती, 4 की, 4 बॉन्ड नहीं बनते कभी, देखेगा भी आपने ऐसे। तो मैक्सिमम कितनी शेयरिंग हो सकती है? 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 कर लो, फिर चले जाओ, फिर इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। हाँ, लिथियम क्या? जोर से बोलो। क्या? सब में होता है। देखो मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड होता है, लिथियम मेटल है ना, तो एक लिथियम का दूसरे लिथियम के साथ मेटेलिक बॉन्ड, मेटल के अंदर मेटेलिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट नहीं होता। आयरन हो गया, मरकरी हो गया, है ना, मेटल का मेटल के साथ मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। मेटल का नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड, जनरल ऑर्डर में। नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, समझ लो ना। ऐसा नहीं बनता कभी, लिथियम लिथियम सिंगल बॉन्ड नहीं होता। मेटेलिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कुछ और तरीके से करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड में समझाएंगे। मेटेलिक बॉन्ड को आप सिंगल डबल से नहीं रिप्रेजेंट करते। आयरन और आयरन के बीच में कभी ये देखा तुमने? आयरन और आयरन, आयरन ट्रिपल बॉन्ड आयरन, ऐसा नहीं होता। सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड तो कोवेलेंट के टाइप हुए ना, मेटेलिक बॉन्ड में आप सिंगल डबल ट्रिपल नहीं लगा सकते, ठीक है। और कुछ? चलिए फिर